साल था 1990। अगस्त महीने की शुरुआत में इराक ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद कुवैत पूरी तरह से इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के कब्जे में आ गया था, जहां के हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए थे जैसे पिछले साल अफगानिस्तान में हुए थे। उस साल कुवैत में करीब 2 लाख भारतीय रह रहे थे। चूंकि उन लोगों से संपर्क टूट गया था, ऐसे में भारत में रहने वाले उनके परिजन बहुत परेशान हो गए, जिसके बाद भारत में तुरंत ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, जहां विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने सुझाव दिया कि वो तुरंत मॉस्को, वॉशिंगटन, अम्मान और बगदाद की यात्रा पर जाएं। उस वक्त उनके पास 2 विकल्प थे। एक कि वो अमेरिका को मनाएं कि वो इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए कुवैत पर हमला ना करे, ताकि वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इराक को मनाएं कि वो कुवैत में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने में मदद करें। गुजराल का पहला यानी अमेरिका का मिशन फेल हो गया, क्योंकि अमेरिकियों ने गुजराल के अनुरोध को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया। इसी कारण मॉस्को, वॉशिंगटन और अम्मान में होते हुए गुजराल 19 अगस्त को बगदाद पहुंचे। पहुंचते ही वो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी गए, जहां कुवैत से भागकर आए करीब 100 भारतीय मौजूद थे। 21 अगस्त की सुबह गुजराल को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का संदेश मिला कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, जहां सद्दाम हुसैन ने गुजराल से मिलते ही उन्हें गले लगा लिया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। गुजराल का सद्दाम को गले लगाना गलत हो या सही, लेकिन सद्दाम वहां फंसे भारतीयों को अपने देश भिजवाने में मदद करने के लिए राजी हो गए। लेकिन भारत को इसके लिए बड़े धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा। उसके अधिकतर अरब दोस्तों ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी, इसलिए इस तरह से सद्दाम से गले मिलना भारत की स्थिति को खराब कर रहा था, क्योंकि भारत इराक के हमले को गलत तो बता रहा था, लेकिन सद्दाम की निंदा करने से बच रहा था। विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने कुवैत से निर्वासित विदेश मंत्री शेख सबा अल अहमद से कहा कि हम 101% कुवैत के साथ हैं। इस पर कुवैती विदेश मंत्री ने तंज कस दिया, एक्सीलेंसी, आपका 100% समर्थन भी चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत जैसा महान देश इस हमले की निंदा तो करे। 22 अगस्त की दोपहर गुजराल बगदाद से कुवैत पहुंचे। जब वो भारतीय मिशन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही करीब 1000 भारतीय जमा थे। वहां पर कोई ऊंची जगह नहीं थी, इसलिए गुजराल ने अपनी कार की छत पर खड़े होकर उन्हें संबोधित किया। जैसे ही लोगों को पता चला कि गुजराल उन्हें वापस भारत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भारत माता की जय नारे लगाने शुरू कर दिए। गुजराल 23 अगस्त को रात 9 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए। उनके विमान में करीब 150 लोग उनके साथ बैठकर आए, जिनमें अधिकतर गर्भवती महिलाएं और बच्चे थे। गुजराल अपने साथ पत्रों का एक बहुत बड़ा बैग भी लाए, जो कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए दिए थे। इसके बाद मंत्रिमंडल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसने पहले तय किया कि वो भारतीयों को वापस लाने के लिए इराक में एक समुद्री जहाज भेजेगा, लेकिन इराक ने भारतीय जहाज टीपू सुल्तान को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। जब यह तय हुआ कि भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना के विमान भेजे जाएंगे, तो इराक ने उसकी भी अनुमति नहीं दी। उसकी शर्त थी कि भारतीय विमानों को तभी इराक में घुसने दिया जाएगा जब वो अपने साथ खाद्य सामग्री भरकर इराक आए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि तब तक इराक पर पूरी दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस समय रूस पर लग गए। इसीलिए वहाँ खाने पीने के सामान को ले जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसा करने पर भारत को पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़ता और वो एक तरह से इराक की मदद करने की बात होती। शुरू में लगा कि शायद लोगों को कुवैत से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वहां हालात बिगड़ने लगे। आखिर में भारतीयों को कुवैत से निकालने के लिए एयर इंडिया के विमानों का सहारा लिया गया, लेकिन सवाल उठा कि इतने अधिक लोगों को लाने के लिए विमान कहां से लाए जाएं। फरवरी 1990 में एक A320 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से नए खरीदे गए A320 विमानों का पूरा बेड़ा ग्राउंडेड कर दिया गया, यानी उन विमानों को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। उस वक्त इन विमानों की खरीद पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। एयर इंडिया ने इन खड़े हुए विमानों को भारतीयों को कुवैत से बाहर निकालने के काम में लगाया। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी विदेश मंत्रालय में खाड़ी देशों के संयुक्त सचिव KP फैबियन को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इराक और कुवैत में किसी भी असैनिक विमान के उतरने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए लोगों को बसों में लादकर पहले इराक और फिर वहां से जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचाया गया। उनको अम्मान तक पहुंचाना आसान काम नहीं था, क्योंकि पहले तो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर भारत वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे, वहां रहने वाले बहुत से लोगों के पास वैध यात्रा कागजात नहीं थे। उन्होंने अपने पासपोर्ट अपने मालिकों के पास जमा कर रखे थे। उनमें से बहुत से लोग या तो गायब थे या मर गए थे।
भारतीयों के बारे में इस समय जो अखबारों की स्थिति छप रही थी वो ये थी कि 1.5 लाख से अधिक भारतीय पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, उनके बालों में धूल जमी हुई थी, उनके गले सूखे हुए थे, उनकी आवाज कर्कश हो चुकी थी। रातों रात अम्मान में खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित भारतीय दूतावास एक रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा बन गया। भारतीय दूतावास के फर्स्ट एयर इंडिया का एक चालक दल कुवैत में फंसा हुआ था। वहां लैंड करने के बाद उन्हें वहां से वापस उड़ने ही नहीं दिया गया। एयर इंडिया के पायलट और दूसरे कर्मचारी सरकार पर जोर डाल रहे थे कि अगर उनके साथी सुरक्षित वापस नहीं आते हैं तो वो विमान नहीं उड़ाएंगे। बहुत से भारतीय लोगों ने अम्मान के कई स्कूलों और दूसरी इमारतों में शरण ले रखी थी। ये बताना मुश्किल था कि इनमें से कितने लोग किस समय हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स की उड़ने में देरी हो रही थी। कुवैत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के कर्मचारी भी फंसे हुए थे। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें मानवता के नाते भारतीय विमान से बाहर निकाला जाए, जिसके बाद एयर इंडिया के विमान उन्हें भी सुरक्षित निकाल लाए। कुवैत से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने वाला भारत पहला देश था। पाकिस्तान और मिस्र से भी पहले एयर इंडिया के विमान वहां पहुंच चुके थे। भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल पहले मंत्री थे जिन्हें कुवैत जाने की अनुमति दी गई थी। उस समय भारत में जनता दल के कमजोर गठबंधन का शासन था, जिसका कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रहे थे। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कहा जा सकता था। एयर इंडिया का यह ऑपरेशन 14 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 11 अक्टूबर तक यानी 63 दिन चला। इस बीच एयर इंडिया के विमानों ने रोज अम्मान के लिए 4 उड़ानें भरी और कुल 1,70,000 भारतीय लोगों को भारत पहुंचाया। बाद में 2016 में इस मिशन पर एक फिल्म एयरलिफ्ट भी बनी और इस फिल्म को लोगों को हवाई रास्ते से सुरक्षित निकालने के सबसे बड़े मिशन के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो इस समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत ने एक बार फिर यूक्रेन से अपने लोगों को एयरलिफ्ट करवाया है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।